जय हिंद दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन 5000 प्लस एडिटेरिया का दिया हुआ है। और देखा जाए दोस्तों तो यहाँ से जो है आपको संपूर्ण विज्ञान का आप दर्शन कर सकते हैं, ठीक है। और जिसको आता है वो एक बार फिर से जो है रिवीजन कर सकता है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे समरणीय तथ्य में जो है विज्ञान का यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो है यहाँ पे आपको संगम मिलेगा, यानी सारे टॉपिक को यहाँ पे लगभग आप छूते हुए निकल जाइए आप बिल्कुल ही कम समय में। और जो लोग भी बिहार शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। न्यूटन के पहले नियम को जाना जाता है, तो न्यूटन के पहले नियम को जाना जाता है जड़त्व के नियम के नाम से। न्यूटन के पहले नियम को जाना जाता है जड़त्व के नियम के नाम से। न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है? तो पहला नियम से बल का परिभाषा प्राप्त होता है। न्यूटन के किस नियम से बल का परिभाषा प्राप्त होता है? तो पहला नियम से बल का परिभाषा प्राप्त होता है। न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो दूसरा नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। अब यहाँ पे दिया हुआ मुख्य ऊर्जा रूपांतरित करने वाले उपकरण, एक तरफ उपकरण दिया हुआ है, एक तरफ ऊर्जा रूपांतरण करने वाले उपकरण दिया हुआ है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। डायनोमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अब है 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10⁻6 जूल। कैपिटल जी का मान होता है 6.67 गुने 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। स्मॉल जी का मान सर्वाधिक होता है तो ध्रुवों पर। स्मॉल जी का सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर। स्मॉल जी का मान न्यूनतम होता है विषुवत रेखा पे। ध्यान रखेंगे विषुवत रेखा पे जो है स्मॉल जी का मान न्यूनतम होता है। स्मॉल जी का मान शून्य होता है तो केंद्र पर। स्मॉल जी का मान जो है शून्य होता है, केंद्र पे जो है शून्य होता है, तो ध्यान रखेंगे इसको। स्मॉल जी का मान सर्वाधिक होता है तो ध्रुवों पे सर्वाधिक होता है। स्मॉल जी का मान न्यूनतम होता है यानी कम होता है तो विषुवत रेखा पे, ठीक है, जिसको भूमध्य रेखा बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। और स्मॉल जी का मान शून्य होता है तो केंद्र पे जो है स्मॉल जी का मान शून्य होता है। नेक्स्ट है उत्तोलक एवं उनके उदाहरण। उत्तोलक एवं उनके उदाहरण। उत्तोलक है, उदाहरण है। प्रथम श्रेणी उत्तोलक है हैंडपंप, पिलास, कैंची, साइकिल का ब्रेक। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं हैंडपंप, पिलास, कैंची, साइकिल का ब्रेक जो है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिया वाहन। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिया वाहन। तृतीय श्रेणी उत्तोलक है चिमटा, मनुष्य का हाथ। तृतीय श्रेणी उत्तोलक है चिमटा, मनुष्य का हाथ। तो ध्यान रखेंगे आपका हाथ जो है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। एक अश्वशक्ति यानी HP बराबर होता है 746 वाट। एक अश्वशक्ति 746 वाट। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सौर मंडल के लिए पलायन वेग का मान होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सौर मंडल के लिए पलायन वेग का मान होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगे एवं प्रकाश तरंगे क्रमशः उदाहरण है। तो ध्वनि तरंगे एवं प्रकाश तरंगे क्रमशः उदाहरण है अनुदैर्ध्य तरंग एवं अनुप्रस्थ तरंग। यानी ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्ध्य तरंग है और प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग है। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाले ध्वनि को कहा जाता है अवश्रव्य। ध्यान रखेंगे 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहा जाता है? अवश्रव्य तरंग। नेक्स्ट है 20,000 से
20 हॉर्टेज से 20,000 हॉर्टेज के बीच की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को कहा जाता है श्रव्य तरंग। 20 हॉर्टेज से 20,000 हॉर्टेज के बीच की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को कहा जाता है श्रव्य तरंग। ध्वनि दिन की अपेक्षा रात को अधिक सुनाई पड़ती है। ध्वनि दिन की अपेक्षा रात को अधिक सुनाई पड़ती है, ये अपवर्तन के कारण। ध्यान रखेंगे, ध्वनि दिन की अपेक्षा रात को अधिक सुनाई पड़ती है अपवर्तन के कारण। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ध्यान रखेंगे, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। लोलक की लंबाई बढ़ाने पर उसके आवर्तकाल पर प्रभाव पड़ता है, बढ़ जाता है। ध्यान रखेंगे, लोलक की लंबाई बढ़ाने पर उसके आवर्तकाल पर प्रभाव पड़ता है, वह बढ़ जाता है। ठोस में ऊष्मा का संचारण किस विधि द्वारा होता है? तो चालन विधि द्वारा होता है। ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो चालन विधि द्वारा होता है। गैसों एवं द्रव्यों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो संवहन द्वारा होता है। गैसों एवं द्रव्यों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो संवहन विधि द्वारा होता है। वायुमंडल गर्म होता है संवहन विधि द्वारा। वायुमंडल गर्म होता है संवहन विधि द्वारा। सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य होता है लाल रंग का। सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य होता है लाल रंग का। हीरे का चमकना कांच में आए दरारों का चमकना रेगिस्तान में मरीचिका आदि बनने का कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक बार और इसको देखें। हीरे का चमकना कांच में आए दरारों का चमकना रेगिस्तान में मरीचिका आदि बनने का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर। पानी के अंदर हवा का बुलबुला कार्य करता है अवतल लेंस की भांति। पानी के अंदर हवा की बुलबुला कार्य करता है अवतल लेंस की भांति। विद्युत का फिर से देखें। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। जरा दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है बाइफोकल लेंस के द्वारा। जरा दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है बाइफोकल लेंस से। अबिंदुकता के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है बेलनाकार लेंस। अबिंदुकता के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है बेलनाकार लेंस। दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस। पृथ्वी की आयु एवं पुरानी चट्टानों की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेंटिंग द्वारा। पृथ्वी की आयु एवं पुरानी चट्टानों की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेंटिंग द्वारा। जीवाश्मों की आयु प्राचीन पादपों की आयु ज्ञात की जाती है कार्बन डेंटिंग द्वारा। जीवाश्मों की आयु और प्राचीन पादपों की आयु ज्ञात की जाती है कार्बन डेंटिंग के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिक के विखंडन पर। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिक के विखंडन पर। नाभिक के रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है यूरेनियम का। नाभिक के रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है यूरेनियम का। नाभिक के रिएक्टर में होने वाले अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किसके छड़ों का प्रयोग किया जाता है? तो बोरॉन एवं कैडमियम का। नाभिक के रिएक्टर में होने वाले अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किसके छड़ों का प्रयोग किया जाता है? तो बोरॉन एवं कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। नाभिक के रिएक्टरों में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने हेतु मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट एवं भारी जल का। नाभिक के रिएक्टरों में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने हेतु मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट एवं भारी जल का। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का स्रोत है नाभिक के संलयन। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का स्रोत है नाभिक के संलयन। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60। अब है आपको भौतिक राशि एवं उनके एसआई मात्रक तथा संकेत। भौतिक राशि लंबाई का मात्रक होता है, ध्यान रखेंगे, लंबाई का मात्रक होता है मीटर और इसका संकेत है यम। द्रव्यमान का मात्रक होता है एसआई मात्रक होता है किलोग्राम और इसका संकेत केजी है। समय का जो है एसआई मात्रक सेकेंड है और इसका संकेत एस है। ताप का जो है एसआई मात्रक केल्विन होता है। ताप का ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट है, केल्विन होता है और इसका संकेत के होता है। विद्युत धारा का जो है एसआई मात्रक एम्पियर होता था, विद्युत धारा का एम्पियर होता है और इसका संकेत ए होता है। ज्योति तीव्रता का जो है कैंडिला होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडिला होता है और इसका संकेत सी होता है। और पदार्थ का परिमाप होता है मोल, पदार्थ का परिमाप मोल होता है और इसका संकेत MOL होता है।
आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका खोज और वैज्ञानिक, ठीक है। परमाणु का खोज किए थे, खोज किए थे जॉन डाल्टन। परमाणु का खोज कौन किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। रेडियो एक्टिविटी का खोज कौन किया था? तो हेनरी बैकुरल खोज किया था। रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैकुरल। रेडियम का खोज किया था मैडम क्यूरी। सापेक्षता का सिद्धांत का खोज किए थे आइंस्टीन। सापेक्षता का सिद्धांत का खोज किए थे आइंस्टीन। प्रकाश विद्युत प्रभाव खोज किए थे आइंस्टीन। क्वांटम सिद्धांत का खोज किए थे मैक्स प्लांक। एक्स किरणें की खोज किए थे आपको रंटनजन। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किए थे माइकल फैराडे। रमन प्रभाव की खोज किए थे सीबी रमन। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे एस चंद्रशेखर। ध्यान रखेंगे, ये प्रतिपादन किए थे। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? तो एस चंद्रशेखर ने किया था। जल का वाष्प में बदलना उदाहरण है भौतिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम मापा था रोमर ने। जल का अधिकतम घनत्व एवं न्यूनतम आयतन होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का अधिकतम घनत्व एवं न्यूनतम आयतन होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। 1 नॉटिकल मील बराबर होता है आपको 1852 मीटर। 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। साबुन के बुलबुले के रंगीन दिखाई पड़ने का कारण है व्यतिकरण। साबुन के बुलबुले के रंगीन दिखाई पड़ने का कारण है व्यतिकरण। पदार्थ का लघुत्तम अंश है क्वार्क। 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। एवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.023 गुने 10⁻23। एवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.023 गुने 10⁻23। 1 कूलाम आवेश बराबर होता है 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 1 कूलम आवेश बराबर होता है 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कम होता है। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कम होता है। ध्यान रखेंगे, द्रव का ताप बढ़ाने पर जो है पृष्ठ तनाव पर प्रभाव पड़ता है, कम होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक आदर्श तरल की सन्यता होता है 0। होती है 0। ताप बढ़ने पर द्रवों की सन्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाता है। ताप बढ़ने पर द्रवों की सन्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाता है। ताप बढ़ने पर गैसों की सन्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। ताप बढ़ने पर गैसों की सन्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। किस विधि में ऊष्मा की हानि सबसे तेज गति से होती है? तो संवहन विधि में। किस विधि में ऊष्मा की हानि सबसे तेज गति से होती है? तो संवहन विधि में ऊष्मा की हानि सबसे तेज गति से होती है। बर्फ में नमक मिलाने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है। बर्फ में नमक मिलाने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है। तारों के टिमटिमाने का कारण होता अपवर्तन। सूर्योदय के पहले दिखाई देने वाला लालिमा का कारण अपवर्तन आइए नेक्स्ट देखते हैं। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं। परमाणु के जो है 3 मौलिक कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है नाइट्रोजन, यानी 78%। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है नाइट्रोजन 78%। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले अक्रिय गैस है आर्गन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस है आर्गन। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस है रेडॉन। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस है रेडॉन।
नेक्स्ट है सर्वाधिक यौगिक बनाने वाले अक्रिय गैस है जेनॉन। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाले अक्रिय गैस है जेनॉन। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व है कार्बन। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व है कार्बन। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है चांदी को। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है चांदी को। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। लोहे का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। लोहे का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। प्राकृतिक रबड़ बहुलक है आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबड़ बहुलक है आइसोप्रीन का, ध्यान रखेंगे। लेड संचायक बैटरी में प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। लेड संचायक बैटरी में प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। कोल गैस मिश्रण है H2CH4 का। कोल गैस मिश्रण होता है H2 यानी हाइड्रोजन और मीथेन का, ध्यान रखेंगे। प्रोड्यूसर गैस मिश्रण होता है CO प्लस N2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन का। जल गैस मिश्रण होता है CO प्लस H2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का। सबसे उत्तम कोटि का कोयला माना जाता है एंथ्रासाइट कोयले को। सबसे उत्तम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट कोयले को। एलपीजी का प्रमुख घटक होता है ब्यूटेन। एलपीजी का प्रमुख घटक होता है ब्यूटेन। दूध से दही बनाना उदाहरण है किण्वन का। दूध से दही बनाने का उदाहरण है किण्वन का। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय। हस्य गैस के रूप में जाना जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। हस्य गैस के रूप में जाना जाता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ध्यान रखेंगे। नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र N2O। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है, और ये है प्रोटियम, ड्यूटेरियम एवं ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एवं ट्राइटियम, ठीक है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एवं ट्राइटियम। पुराने तैल चित्रों के रंग को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट। बेवकूफ़ों का सोना या झूठ का सोना के नाम से जाना जाता है आयरन पैराइट्स को, ध्यान रखेंगे। बेवकूफ़ों का सोना या झूठ का सोना से जाना जाता है आयरन पैराइट्स को। क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है पारा को। क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है पारा को। मोबाइल फ़ोन के बैटरियों में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो लिथियम का। मोबाइल फ़ोन के बैटरियों में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? लिथियम का। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात से। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात से। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नरम लोहा से। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नरम लोहा से। नेक्स्ट है यहाँ पे दिया हुआ आधुनिक आवर्त सारणी, वह ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं परमाणु का आकार वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, ध्यान रखेंगे वर्ग में जो है जब हम ऊपर से नीचे आते हैं वो देखना है। ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है? तो परमाणु का आकार बढ़ता है, ध्यान रखेंगे। वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है। और आवर्ती में बाएं से, ठीक है, यानी इधर से इधर जाते बाएं से दाएं जाने पे घटता है, ध्यान रखेंगे। परमाणु का आकार वर्ग से ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है और बाएं से दाएं जाने पे घटता है। विद्युत धनात्मक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे घटता है। आयनन ऊर्जा वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे घटता है और बाएं से दाएं जाने पे बढ़ता है। विद्युत ऋणात्मक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे जो है विद्युत ऋणात्मक ये घटता है और बाएं से दाएं जाने पर ये क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक अम्ल। दिया हुआ प्राकृतिक स्रोत और अम्ल, नींबू को जो है सिट्रिक अम्ल, नींबू सिट्रिक अम्ल है, ये नींबू सिट्रिक अम्ल पाया जाता है इसमें। संतरा में जो है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में क्या पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। चींटी का डंक मेथनोइक अम्ल है। चींटी का डंक क्या है? मेथनोइक अम्ल है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक तरफ आपका दिया हुआ है पदार्थ और पीएच मान दिया हुआ। नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। सिरका का
पीएच मान 2.4 होता है, शराब का पीएच मान 2.8 होता है, मूत्र का पीएच मान 6 होता है, दूध का पीएच मान 6.4 होता है और लार का पीएच मान 6.5 होता है और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न कहलाते हैं समस्थानिक। वैसे तत्व जिनका परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न कहलाते हैं समस्थानिक। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न हो और परमाणु संख्या एक समान हो कहलाते हैं समभारिक। एंथ्रासीन, नेप्थालीन, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, बेंजोइक अम्ल आदि को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। एंथ्रासीन, नेप्थोलीन, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, बेंजोइक अम्ल आदि को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं विभिन्न उत्प्रेरक उनके प्रयोग। उत्प्रेरक दिया हुआ है, प्रयोग दिया। लौह चूर्ण का प्रयोग होता है अमोनियम गैस बनाने की हैबर विधि में। लौह चूर्ण का प्रयोग होता है अमोनियम गैस बनाने की हैबर विधि में। प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग होता है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में। प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग होता है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में। निकेल अम्ल का प्रयोग होता है वनस्पति तेलों में कृत्रिम घी बनाने में। निकेल का जो प्रयोग होता है वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में। गर्म एल्यूमिना का प्रयोग होता है एल्कोहल से ईथर बनाने में। गर्म एल्यूमिना का प्रयोग होता है एल्कोहल से ईथर बनाने में। क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग होता है क्लोरीन गैस बनाने के डीकन विधि में। क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग होता है क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मार्स गैस के रूप में जाना जाता है मीथेन को। मार्स गैस के रूप में जाना जाता है मीथेन को। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है 46%। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी पाई जाती है? 46%। विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के सामान्य सूत्र दिया हुआ है। कार्बनिक यौगिक और सामान्य तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। एल्काइंस का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। एल्काइंस का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2O। ईथर का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2O। विभिन्न मिश्र धातु एवं उनके घट संगठक देखते हैं इसको। पीतल का संगठन कौन है? पीतल में जो है कॉपर और जिंक पाया जाता है। पीतल में कॉपर और जिंक। डच मेटल में कॉपर और जिंक, ध्यान रखेंगे डच मेटल में भी कॉपर और जिंक। कांसा में जो है कॉपर और टीना। कांसा में कॉपर और टीना। बेल मेटल में कॉपर और टीना। बेल मेटल में कॉपर और टीना। गन मेटल में कॉपर और टीना प्लस जिंक। गन मेटल में कॉपर, टीना और जिंक। जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकिल। जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकिल। सोल्डर में सीसा और टीन। सोल्डर में क्या पाया जाता है? तो सीसा और टीन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब दिया हुआ है विभिन्न पदार्थों के रासायनिक नाम और उनके सूत्र। साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड NaCl। साधारण नाम का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड NaCl। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। धोवन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O। धोवन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है NaOH। नेक्स्ट है चिली साल्ट पीटर का रासायनिक नाम है सोडियम नाइट्रेट। चिली साल्ट पीटर का रासायनिक नाम है सोडियम नाइट्रेट NaNO3। नाइटर का रासायनिक नाम है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। पिरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl-CI। जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 × 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट या हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट या हेमीहाइड्रेट 2CaSO4H2O। संगमरमर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट और रासायनिक सूत्र है इसका CaCO3।
नौसादर का रासायनिक नाम है अमोनियम क्लोराइड और रासायनिक सूत्र है NH4Cl। हरा कशिश का रासायनिक नाम है फेरस सल्फेट और इसका रासायनिक सूत्र है FeSO4H2O। हरा कशिश का रासायनिक नाम है फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O। लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम है सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। दिया हुआ यहाँ पे विभिन्न तत्व संकेत एवं उनके अयस्क। ठीक है, कॉपर का संकेत कॉपर होता है यानी इसका अयस्क है क्यूप्राइट और मैलेकाइड। ध्यान रखेंगे कॉपर का जो है संकेत Cu होता है और अयस्क है क्यूप्राइट और मैलेकाइड। ध्यान रखेंगे क्यूप्राइड और मैलेकाइड। टीन का जो है संकेत Sn होता है और इसका अयस्क होता है कैसीटेराइट। ध्यान रखेंगे कैसीटेराइट। सीसा का जो है संकेत Pb होता है और इसका अयस्क होता है गैलना। सीसा का जो है संकेत Pb होता है और इसका अयस्क होता है गैलना। सिल्वर का Ag का अयस्क होता है अर्जेटाइट। एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइड या क्रोयोलाइट या कोरंडम। एल्युमिनियम का संकेत होता है Al और इसका अयस्क होता है बॉक्साइट या क्रोलाइट या कोरंडम। ठीक है, और जिंक का संकेत होता है Zn और इसका अयस्क है कैलामाइन और जिंकाइट। जिंक का जो है कैलामाइन और जिंकाइट। लोहा का जो है संकेत Fe और इसका अयस्क है सीडेराइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। ध्यान रखेंगे सीडेराइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। कैडमियम का जो है संकेत Cd है और इसका अयस्क होता है ग्रीनोकाइट। कैडमियम का ग्रीनोकाइट। क्रोमियम का संकेत होता है आपको Cr और अयस्क है क्रोमियम का क्रोमाइट। सोना का संकेत Au और इसका अयस्क कैल्वेराइट। तो दोस्तों जितना भी दिया हुआ आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट दिया हुआ अगर ये याद कर लेते तो आप लगभग एग्जाम को निकालने का कुव्वत रख सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। त्रिक नियम का प्रतिपादन किया है डोबरेनर ने। त्रिक नियम का प्रतिपादन कौन किया है तो डोबरेनर ने किया है। अष्टक नियम का प्रतिपादन कौन किया है तो न्यूलैंड ने किया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। विटामिन दिया हुआ और आविष्कारक दिया हुआ है। ठीक है, विटामिन ए का खोज कौन किया है फंक ने किया। विटामिन ए का फंक ने किया है। सॉरी, विटामिन का खोज कौन किया है तो फंक ने किया। विटामिन का खोज फंक ने किया। और विटामिन ए का खोज कौन किया है तो मैकुलन ने किया। विटामिन ए का खोज मैकुलन ने किया। विटामिन बी का खोज कौन किया है तो मैकुलन ने किया। विटामिन बी का भी खोज मैकुलन ने किया। विटामिन सी का खोज कौन किया है तो होलकट ने किया। विटामिन सी का खोज होलकट ने किया। विटामिन डी का खोज कौन किया है तो हॉपकिंस ने किया। विटामिन डी का खोज हॉपकिंस ने किया है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। विभिन्न कारकों से उत्पन्न रोग के बारे में दिया हुआ है। वायरस और बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ दिया हुआ। वो वायरस जो है रेबीज है। ठीक है, वायरस क्या है रेबीज है। इसको देख लेते हैं। विभिन्न कारकों से उत्पन्न रोग। ठीक है, रेबीज। ठीक है, तो वायरस रेबीज यानी कुत्ता के काटने से होता है। एड्स आप जो लोग जान रहे हैं HIV, चेचक। ठीक है, उसके बाद जुखाम, खसरा, पोलियो, गलसुआ। ठीक है, गलसुआ और इन्फ्लुएंजा और मरासमस ये जो है वायरस की कमी से होता है। एक बार और देख लें इसको। रेबीज, एड्स, चेचक, जुखाम, खसरा, पोलियो, गलसुआ, इन्फ्लुएंजा, मरासमस ये वायरस से होता है। ठीक है, वायरस से होता है यानी जुआ। ठीक है, नेक्स्ट है बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होने वाला रोग है प्लेग। ठीक है, क्षय रोग है TB, कुष्ठ रोग है हैजा है। ठीक है, और टाइफाइड है, टेटनस है, निमोनिया है, तपेदिक है और डिप्थीरिया है। तपेदिक और डिप्थीरिया है बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया से होने वाला रोग है प्लेग, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, हैजा, टाइफाइड, टेटनस, निमोनिया, तपेदिक और डिप्थीरिया। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग डायरिया है, मलेरिया है, पायरिया है, फाइलेरिया है, निद्रा रोग है, फफूंदी है, पेचिस है और कालाजार दम्मा है। प्रोटोजोआ से डायरिया, मलेरिया, फायरिया, फाइलेरिया, निद्रा, फफूंदी, पेचस, कालाजार और दम्मा है। नेक्स्ट है
सबसे बड़ी कोशिका कौन होता है? तो तंत्रिका तंत्र। सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा गैलसेप्टिकमा। सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा गैलसेप्टिकमा। आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है प्लीहा को। आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं। आरबीसी का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 20 से 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है 8 होती है। मानव शरीर में पसलियों की संख्या 24 होती है। मानव शरीर में पसलियों की संख्या 24 होती है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। मानव शरीर में क्रोमोसोमों की संख्या 46 होती है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 होता है। मानव शरीर में कैसेरुकों की संख्या 33 होती है। मानव शरीर में कैसेरुकों की संख्या 33 होती है। मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा कुल समय 33 सेकंड लगभग होता है। मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा कुल समय कितना होता है? तो 33 सेकंड में जो है रक्त आपका घूम लेता है। ध्यान रखेंगे पूरे शरीर में। सामान्यतः मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। सामान्यतः मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। ठीक है, मानव शरीर में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। मानव शरीर में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। मानव शरीर में पचे भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। मानव शरीर में पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है। मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को कहते हैं टेंडन। मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को कहते हैं टेंडन। अस्थि एवं अस्थि के जोड़ को कहा जाता है लिगामेंट्स। अस्थि एवं अस्थि के जोड़ को कहा जाता है लिगामेंट्स। प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाला रोग क्वार्सियोरकर एवं मरासमस है। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग जो है क्वार्सियोरकर एवं मरासमस है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में होने वाला रोग रिकेट्स है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में होने वाला रोग रिकेट्स है। विटामिन डी की कमी में वयस्कों में होने वाला रोग जो है ऑस्टियोमलेशिया है। ध्यान रखेंगे ऑस्टियोमलेशिया है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जल में घुलनशील विटामिन बी एवं सी है। जल में घुलनशील विटामिन बी एवं सी है। वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के है। ध्यान रखेंगे, कीड़ा से याद रखेंगे। वसा में घुलनशील विटामिन कीड़ा है। बीसी को छोड़ के जो है बीसी जल में घुलनशील है। नेक्स्ट है 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 9.2 किलो कैलोरी मुक्त होती है। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट है 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 4.2 किलो कैलोरी मुक्त होती है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 4.2 किलो कैलोरी मुक्त होती है। अनाक्षी श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव में। अनाक्षी श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव में। ऑक्सी श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सी श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। मादा जनन हार्मोन का उदाहरण है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। मादा जनन हार्मोन का उदाहरण है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। नर जनन हार्मोन का उदाहरण है एंड्रोजेन और टेस्टोस्टेरॉन। नर जनन हार्मोन का उदाहरण है एंड्रोजेन और टेस्टोस्टेरॉन। सबसे छोटी एक कोशिकीय शैवाल एस्टाबुलेरिया है। ध्यान रखेंगे, सबसे छोटी एक कोशिकीय शैवाल एस्टाबुलेरिया है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय शैवाल माइक्रोसिस्टिस है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय शैवाल माइक्रोसिस्टिस है। सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है शैवाल में। सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है शैवाल में। नील हरित शैवाल के नाम से जाना जाता है साइनोबैक्टीरिया। नील हरित शैवाल के नाम से जाना जाता है साइनोबैक्टीरिया को। बर्फ पर उगने वाले शैवाल को कहा जाता है क्रायोफाइटिक शैवाल। बर्फ पर उगने वाले शैवाल को कहा जाता है क्रायोफाइटिक शैवाल। नेक्स्ट है पुष्प का नर जनन भाग कहलाता है पुमंग।
पुष्प का नर जनन भाग कहलाता है, पुष्प का नर जनन भाग कहलाता है पुमंग। पुष्प का मादा जनन भाग कहलाता है जयांग। पुष्प का मादा जनन भाग कहलाता है जयांग। ठीक है। पौधे का जनन अंग है पुष्प। पौधे का जनन अंग है पुष्प। चट्टानों पर उगने वाले पौधों को कहा जाता है लिथोफाइटस। चट्टानों पर उगने वाले पौधों को कहा जाता है लिथोफाइटस। बालू में उगने वाले पौधों को कहा जाता है सेमोफाइटस। बालू में उगने वाले पौधों को कहा जाता है सेमोफाइटस। रेगिस्तान क्षेत्र में उगने वाले पौधों को कहा जाता है एरिमोफाइटस। रेगिस्तान क्षेत्र में उगने वाले पौधों को कहा जाता है एरिमोफाइटस। दलदल में उगने वाले पौधों को कहा जाता है हीलोफाइटस। दलदल में उगने वाले पौधों को कहा जाता है हीलोफाइटस। अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधों को कहा जाता है ऑक्जीलोफाइटस। अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधों को कहा जाता है ऑक्जीलोफाइटस। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पेरेनकाइमा उत्तक के कार्य है पौधे में भोजन को संचालित करना। पेरेनकाइमा उत्तक का कार्य है पौधे में भोजन को संचित करना। पेरेनकाइमा उत्तक का कार्य है पौधे में भोजन को संचित करना। कॉलेनकाइमा उत्तक का कार्य है पौधे को लचीला बनाना। कॉलेनकाइमा उत्तक का कार्य है पौधे को लचीला बनाना। स्क्लेरेनकाइमा के कार्य है पौधे को कठोर बनाना। स्क्लेरेनकाइमा के कार्य है पौधे को कठोर बनाना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज होती है लाल रंग के प्रकाश में। पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोफिल या पर्णहरित के कारण। पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोफिल या पर्णहरित के कारण। शरीर के भीतर रक्त का थक्का बनने देने वाला प्रोटीन है हिपेरिन। शरीर के भीतर रक्त का थक्का न बनने देने वाला प्रोटीन है हिपेरिन। रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजेन है। ध्यान रखेंगे, रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजेन है। ब्लड बैंक में रक्त को रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। ब्लड बैंक में रक्त को रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। सर्वप्रथम जेनेटिक शब्द का प्रयोग किया गया था डब्ल्यू वाटसन ने द्वारा। सर्वप्रथम जेनेटिक शब्द का प्रयोग किया गया था डब्ल्यू वाटसन द्वारा। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया गया था जोहानसेन द्वारा। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया गया था जोहानसेन द्वारा। सर्वप्रथम कोशिका शब्द का प्रयोग किया गया था रॉबर्ट हुक द्वारा। सर्वप्रथम कोशिका शब्द का प्रयोग किया गया था रॉबर्ट हुक द्वारा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है। ग्रंथि एंजाइम और प्रतिक्रिया के बाद जठर रस। ठीक है। जठर रस से एंजाइम निकलता है, क्या है, पेप्सिन। ठीक है। और प्रतिक्रिया के बाद ये जो है पेप्टोन्स हो जाता है। प्रतिक्रिया के बाद पेप्टोन्स हो जाता है जठर रस जो है पेप्सिन और रेनिन। ध्यान रखेंगे, जठर रस से पेप्सिन भी निकलता है और रेनिन भी निकलता है। और रेनिन क्या करता है, कैल्शियम पैराकैसिनेट प्रतिक्रिया के बाद हो जाता है रेनिन कैल्शियम पैराकैसिनेट हो जाता है। ध्यान रखेंगे। आग्नेय रस जो है ये भी एंजाइम है और ये ट्रिप्सिन, आग्नेय रस से ट्रिप्सिन निकलता है और लाइपेज निकलता है। ट्रिप्सिन और लाइपेज निकलता है। और यहाँ जो है प्रतिक्रिया के बाद पॉलीपेप्टाइड्स और वसा एवं ग्लिसरॉल में बदल जाता है। वसा एवं ग्लिसरॉल में बदल जाता है। लार के बारे में देखते हैं। लार जो है, लार से जो है एमाइलेज टॉयलिन और मल्टेज। ठीक है। एमाइलेज शर्करा के रूप में बदल जाता है और टॉयलिन जो है माल्टोज के रूप में और माल्टेज जो है ग्लूकोज के रूप में। ठीक है। टॉयलिन जो है माल्टोज के रूप में और माल्टोटेज जो है ग्लूकोज के रूप में। कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। पित्त स्रवित होता है यकृत से। पित्त स्रवित कहाँ से होता है, यकृत से होता है। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। इंसुलिन में अल्प श्रवण से होने वाला रोग मधुमेह है। इंसुलिन से अल्प श्रवण से होने वाला रोग मधुमेह है। इंसुलिन के अति श्रवण से होने वाला रोग हाइपोग्लाइसीमिया है। इंसुलिन के अति श्रवण से होने वाला रोग हाइपोग्लाइसीमिया है। इंसुलिन की खोज की थी बेंटिंग एम वेस्ट ने। इंसुलिन की खोज की थी बेंटिंग एम वेस्ट ने। मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वृक्क के बाहरी भाग को कहते हैं कार्टेक्स। वृक्क के बाहरी भाग को कहते हैं कार्टेक्स। वृक्क के भीतरी भाग को कहते हैं मेडुला। वृक्क के भीतरी भाग को कहते हैं मेडुला। वृक्क की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। वृक्क की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज
ठीक है। ये सुक्रोज में बदल जाता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज सुक्रोज में बदल जाता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज में बदल जाता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज लैक्टोज में बदल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मोनोसैकेराइड का उदाहरण है ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज। मोनोसैकेराइड सैकेराइड का उदाहरण है ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज। डाइसैकेराइड का उदाहरण है माल्टोज सुक्रोज एवं लैक्टोज। डाइसैकेराइड का उदाहरण है माल्टोज सुक्रोज एवं लैक्टोज। पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है स्टार्च एवं ग्लाइकोजन। पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है स्टार्च एवं ग्लाइकोजन। पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है स्टार्च एवं ग्लाइकोजन। ध्यान रखेंगे। सर्वदाता रक्त समूह यानी वो होता है यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता, यानी जो है ये सभी को दे सकता है, यानी वो होता है सर्वदाता। और सर्वग्राहता होता है यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है, ए बी होता है, रिसेप्टर ए बी होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज कौन किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने किया था। रक्त समूह की खोज किए थे कार्ल लैंडस्टीनर। रक्त समूह की खोज किए थे कार्ल लैंडस्टीनर। विभिन्न खाद्य पदार्थों में होने वाले रोग में उनके वाहक, आइए इसको भी देख लेते हैं। खाद्य पदार्थ है, रोग है और वाहक है। धान में रोग होता है खैरा, धान में रोग होता है खैरा, और वाहक कौन है? जिंक। आम में रोग होता है लिटिल लीफ, आम में रोग होता है लिटिल लीफ और वाहक जिंक होता है। मटर में रोग होता है मार्स और वाहक मैग्नीज होता है। नींबू में रोग होता है लिटिल लीफ और वाहक कॉपर होता है। नींबू में जो है रोग होता है डाइबैक और वाहक कॉपर है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पौधे के विभिन्न भागों तक भोज्य पदार्थों का वाहक होता है फोलियम। पौधे के विभिन्न भागों तक भोज्य पदार्थों का वाहक होता है फोलियम। पौधे के विभिन्न भागों तक जल का वाहक होता है जाइलम। पौधे के विभिन्न भागों तक जल का वाहक होता है जाइलम। लीवर में संचित विटामिन होता है विटामिन ए। लीवर में संचित विटामिन होता है विटामिन ए। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो विटामिन ए की होती है। मछलियों की यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो विटामिन ए की होती है। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्रंथि से। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्रंथि से। रक्तदाब का नियंत्रण होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। रक्तदाब का नियंत्रण होता है अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि से, ध्यान रखेंगे। रक्तदाब का नियंत्रण होता है अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि से। एंटीबॉडी का निर्माण होता है लिम्फोसाइट में। एंटीबॉडी का निर्माण होता है लिम्फोसाइट्स में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन नंबर से। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन नंबर से। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻10 m। परमाणु की प्रभावित त्रिज्या होती है 10⁻10 m। नाभिक का आकार होता है 10⁻15 m। 10⁻15 नाभिक का आकार होता है, ध्यान रखेंगे। नाभिक का आकार होता है 10⁻15 m। कृत्रिम ऑक्सीजन के रूप में प्रयोग किया जाता है ऑक्सीजन एवं हीलियम के मिश्रण का। कृत्रिम ऑक्सीजन के रूप में प्रयोग किया जाता है ऑक्सीजन एवं हीलियम के मिश्रण का। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने वाला व्यक्ति हैं डॉक्टर पी वेणुगोपाल। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने वाले व्यक्ति हैं डॉक्टर पी वेणुगोपाल। पुरुषों की नसबंदी कहलाती है वेसेक्टोमी में। पुरुषों की नसबंदी कहलाती है वेसेक्टोमी, ध्यान रखेंगे, वेसेक्टोमी। महिलाओं की नसबंदी कहलाती है ट्यूबेक्टोमी, ध्यान रखेंगे। महिलाओं की नसबंदी कहलाती है ट्यूबेक्टोमी। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है मल्टोज का। आहार नाल में स्टार्च का पाचन में अंतिम उत्पाद मल्टोज है। जीव जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। जीव जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है, ठीक है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है जोसेफ लिस्टर को। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है जोसेफ लिस्टर को। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक एवं शैवाल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक एवं शैवाल में। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। पौधे के मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती है। पौधे के मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती है। पत्तियों का पीला रंग होने के कारण कैरोटीन है। पत्तियों का पीला रंग होने का कारण कैरोटीन है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु मैग्नीशियम है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु मैग्नीशियम है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है
फास्फोग्लिसरिक अम्ल। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है फास्फोग्लिसरिक अम्ल। पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। स्वप्नों के अध्ययन को कहा जाता है ऑनिरोलॉजी। सपनों को अध्ययन को कहा जाता है ऑनिरोलॉजी। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कहा जाता है कैलोलॉजी। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कहा जाता है कैलोलॉजी। मनुष्य के विकास एवं परंपराओं के अध्ययन को कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी। मनुष्य के विकास एवं परंपराओं के अध्ययन को कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी। वृद्ध अवस्था से संबंधित अध्ययन को कहा जाता है जीरोंटोलॉजी। वृद्ध अवस्था से संबंधित अध्ययन को कहा जाता है जीरोंटोलॉजी। मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर करता है पुरुष के क्रोमोसोम पर। मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर करता है पुरुष के क्रोमोसोम पर। अब यहाँ पे है पौधे के विभिन्न कुल एवं उनके नाम। ठीक है, कुल हैं और पौधे के नाम हैं। सोलेनेसी। ठीक है, सोलेनेसी किसको बोला जाता है ये देखें। सोलेनेसी पौधे का नाम है। आलू को बोला जाता है बैगन और टमाटर और मिर्च। सोलेनेसी आलू बैगन टमाटर मिर्च। क्रूसीफेरी मूली शलजम सरसों। क्रूसीफेरी मूली शलजम सरसों। कुकुरबिटेसी तरबूजा खीरा लौकी के करेला। कुकुरबिटेसी तरबूजा खीरा लौकी करेला। लिलिएसी लहसुन प्याज। लिलिएसी लहसुन प्याज। ग्रेमिनेसी चावल गेहूँ गन्ना मक्का ज्वार। ग्रेमिनेसी चावल गेहूँ गन्ना मक्का ज्वार। रूटेसी नींबू संतरा बेल। रूटेसी नींबू संतरा बेल। अब है विभिन्न तनों एवं जड़ के का रूपांतरण। ठीक है, देखते हैं। तना के रूप में तना जो है तना कंद उदाहरण इसका आलू है। कंद का उदाहरण कौन है? आलू है। ठीक है, इधर तना दिया हुआ है, इधर उदाहरण उसका दिया हुआ। कंद का उदाहरण आलू है। प्रकंद का उदाहरण हल्दी अदरक है। ठीक है, और सलकंद का उदाहरण प्याज है। ठीक है, अब जड़ देखते हैं। जड़ कौन कौन है? शंकु आकार का गाजर ये जड़ का उदाहरण है। तुर्की रूपी मूली जो है तुर्की रूपी ये जड़ का उदाहरण है। कुंभी रूपी ये चुकंदर को जो है जड़ का आकार कुंभी रूपी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? तो ऑक्सिन कहते हैं। पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले हार्मोन है ऑक्सिन है। बौने पौधों को लंबा करने में सहायक हार्मोन है जिब्रेलिन्स। बौने पौधे को लंबा करने में सहायक हार्मोन है जिब्रेलिन्स। पौधे में कोशिका विभाजन एवं विकास में मदद करने वाला हार्मोन है साइटोकाइनिन। पौधे में कोशिका विभाजन एवं विकास में मदद करने वाला हार्मोन है साइटोकाइनिन। पौधे के वृद्धि रोधक हार्मोन के रूप में जाना जाता है एफसीसी को। पौधे के वृद्धि रोधक हार्मोन के रूप में जाना जाता है एफसीसी को। आइए नेक्स्ट है। एकमात्र हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है एथिलीन कहलाता है। एकमात्र हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है एथिलीन कहलाता है। किस हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो फ्लोरीजेंस को। किस हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो फ्लोरीजेंस को। आइए नेक्स्ट देखते हैं। विभिन्न विटामिन रासायनिक नाम उनके कमी से होने वाला रोग। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इससे होने वाला रोग जीरोप्थैल्मिया है। इससे होने वाला रोग जीरोप्थैल्मिया है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है और इससे होने वाला रोग बेरीबेरी है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है और इससे होने वाला रोग बेरीबेरी है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। होने वाला रोग त्वचा का फटना है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है और इससे होने वाला रोग पेलाग्रा है। और विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है और इससे होने वाला रोग बाल सफ़ेद होना। ठीक है, विटामिन B5 बाल सफ़ेद होना पेंटोथेनिक अम्ल, ध्यान रखेंगे। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन है। इससे होने वाला रोग एनीमिया है। विटामिन B7 का बायोटीन है। इससे होने वाला रोग बालों का गिरना है। विटामिन B11 का फॉलिक अम्ल है। इससे पेचिश रोग होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालमिन है। इससे होने वाला रोग पांडु रोग है। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कर्बिक एसिड है और इससे होने वाला रोग मसूड़ों का फूलना है। एस्कर्बिक एसिड यानी मसूड़ों का फूलना। ठीक है, विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और इससे होने वाला रोग रिकेट्स या बच्चों में होता है। विटामिन D2 का
रासायनिक नाम ऑर्गीकैल्सिफेरॉल है और इससे होने वाला रोग हड्डियों में दर्द हो जाता है। विटामिन D3 का रासायनिक नाम कैलोकैल्सिफेरॉल है और बालों का झड़ना है। नेक्स्ट है, जीवधारियों के आनुवांशिक संगठन को कहा जाता है जीनोटाइप। जीवधारियों के आनुवांशिक संगठन को कहा जाता है जीनोटाइप। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को कहते हैं जीनोम। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को कहते हैं जीनोम। जीन की कार्यात्मक इकाई सिस्ट्रॉन है। जीन की क्रियात्मक इकाई सिस्ट्रॉन है। उत्परिवर्तन की इकाई म्यूटॉन है। उत्परिवर्तन की इकाई म्यूटॉन है। पुनः संयोजन की इकाई रेकॉन है। पुनः संयोजन की इकाई रेकॉन है। समसूत्री विभाजन होता है कायिका कोशिकाओं में। समसूत्री विभाजन कहाँ होता है? तो कायिका कोशिका में होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन होता है अविकसित कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन होता है असूत्री विभाजन होता है अविकसित कोशिकाओं में और अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिकाओं में। ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अर्नेस्ट हैकल ने किया था। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? तो अर्नेस्ट हैकल ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो एजी टांसले ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले ने किया था। हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो नॉर्मन मेयर ने किया था। हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो नॉर्मन मेयर ने किया था। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वाल्टर जी रोजेन ने किया था। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वाल्टर जी रोजोन ने किया था। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने की थी? तो जोसेफ फोरियर ने किया था। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने किया था? तो जोसेफ फोरियर ने किया था। पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना किसने की थी? तो चार्ल्स एल्टन ने किया था। पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना किसने किया था? तो चार्ल्स एल्टन ने किया था। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक माने जाते हैं डॉक्टर रामदेव मिश्र। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक माने जाते हैं डॉक्टर रामदेव मिश्र। बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है सलीम अली को। बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है सलीम अली को। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है कैलाश संखाला को। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है कैलाश संखाला को। वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है राजेंद्र सिंह को। वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है राजेंद्र सिंह को। ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है विष्णु लांबा को। यह प्रणव मुखर्जी द्वारा संबोधित है। ध्यान रखेंगे, ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है विष्णु लांबा को और प्रणव मुखर्जी द्वारा जो है संबोधित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था 1972 ईस्वी में। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था 1972 में। पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया 5 जून 1973 में। पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया 5 जून 1973 में। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था 1980 में। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था 1986 में। नई वन नीति को लागू किया गया था 1988 में। नई वन नीति को लागू किया गया था 1988 में। नेक्स्ट है, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था 2002 में। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था 2002 में। एनजीटी की स्थापना की गई थी 2010 में। एनजीटी की स्थापना की गई थी 2010 में। नेक्स्ट है, ओजोन संरक्षण हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया था 1987 में। ओजोन संरक्षण हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया था 1987 में। और कहाँ किया गया था? तो कनाडा में किया गया था। ध्यान रखेंगे, कनाडा में किया गया था। पृथ्वी सम्मेलन रियो आयोजित किया गया था 1992 में। पृथ्वी सम्मेलन रियो आयोजित किया गया था 1992 में। वैश्विक पर्यावरण संरक्षण हेतु क्योटो प्रोटोकॉल आयोजित किया गया था 1997 में। वैश्विक पर्यावरण संरक्षण हेतु क्योटो प्रोटोकॉल आयोजित किया गया था 1997 में। भारत में बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया था 1973 में। भारत में बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया था 1973 में। नेक्स्ट है, भारत में हाथियों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट एलिफेंट लागू किया गया था 1992 में। भारत में हाथियों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट एलिफेंट लागू किया गया था 1992 में। नेक्स्ट है, पर्यावरण से संबंधित प्रमुख दिवस के बारे में दिया हुआ है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व अन्न दिवस, विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है।
जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारत का पहला राज्य जो पूर्ण रूप से जैविक बना, सिक्किम। भारत का पहला राज्य जो पूर्ण रूप से जैविक बना, सिक्किम। ये कब बना था? तो 2016 में। ध्यान रखें कि भारत का पहला राज्य जो पूर्ण रूप से जैविक बना, सिक्किम है, 2016 में बना था। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई थी 1985 में। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना 1985 में की गई थी। राष्ट्रीय वन्यजीव संस्था स्थित है देहरादून में। राष्ट्रीय वन्यजीव संस्था स्थित है देहरादून में। टायलर पुरस्कार का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से है। टायलर पुरस्कार का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में मैग्रोवा वनस्पति पाई जाती है सुंदरवन में। भारत में सर्वाधिक मात्रा में मैग्रोवा वनस्पति पाई जाती है सुंदरवन यानी पश्चिम बंगाल में। अब नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैस एवं इसका योगदान। ग्रीन हाउस गैस जलवाष्प है। जलवाष्प इसका योगदान 60% है। ध्यान रखेंगे जलवाष्प का योगदान 60% सबसे अधिक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान है 26%। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस में जलवाष्प का सबसे योगदान है 60%। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान है 26%। उसके बाद मीथेन का योगदान है 4 से 9%। उसके बाद ओजोन का योगदान है 3 से 7%। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड का योगदान है 1.5%। ठीक है, और उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन का योगदान है कितना है? तो 0.1 से 0.4%। ठीक है, दुनिया का पहला कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता है भूटान को। दुनिया का पहला कार्बन निगेटिव देश के रूप में किसको जाना जाता है? भूटान को। दुनिया का पहला कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता है भूटान को। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम को लागू किया गया 1974 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम को लागू किया गया 1974 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो भारत रत्न है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। भारत रत्न की शुरुआत 1954 ईस्वी में की गई थी। भारत रत्न की शुरुआत 1954 ईस्वी में की गई थी। इस सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे राधाकृष्ण, एस राधाकृष्ण। इस सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी थी। इस सम्मान से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति खान अब्दुल गफ्फार खान थे। मरणोपरांत इस सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय लाल बहादुर शास्त्री थे। मरणोपरांत इस सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय लाल बहादुर शास्त्री थे। रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1958 ईस्वी में। रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1958 ईस्वी में। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला पहले भारतीय व्यक्ति विनोबा भावे थे। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति विनोबा भावे थे। ठीक है, इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी किरण बेदी। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला किरण बेदी थी। इस पुरस्कार से जयप्रकाश नारायण को 1965 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। इस पुरस्कार से जयप्रकाश नारायण को 1965 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। अब है ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में किया गया था। इस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जी शंकर कुरूप हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जी शंकर कुरूप हैं। इस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला आशा पूर्णा देवी है। हिंदी भाषा हेतु पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। हिंदी भाषा में हेतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में सुमित्रा नंद पंत को दिया गया था। उर्दू भाषा हेतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1969 ईस्वी में फिराक गोरखपुरी को दिया गया था। संस्कृत भाषा हेतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 2006 ईस्वी में सत्यव्रत शास्त्री को दिया गया था। संस्कृत भाषा हेतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 2006 ईस्वी में सत्यव्रत शास्त्री को दिया गया था। अंग्रेजी भाषा हेतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में अमिताभ घोष को दिया गया था। अंग्रेजी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में अमिताभ घोष को दिया गया था। भारत में पहली बार रेडियो का प्रसारण प्रारंभ 1927 में हुआ था। भारत में पहली बार रेडियो का प्रसारण 1927 में हुआ था। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई थी 1936 में। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई थी 1936
1936 में। भारत में मनी ऑर्डर सेवा का प्रारंभ किया गया था 1980 में। भारत में मनी ऑर्डर सेवा का प्रारंभ किया गया था 1980 में। भारत में स्टडी सेवा की शुरुआत की गई थी 1960 में। भारत में स्टडी सेवा की शुरुआत 1960 में की गई थी। भारत में पिन कोड सेवा की शुरुआत की गई थी 1972 में। भारत में पिन कोड सेवा की शुरुआत 1972 में की गई थी। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत की गई थी 1986 में। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत 1986 में की गई थी। भारत में टेलीविज़न सेवा की शुरुआत 1959 में की गई थी। भारत में टेलीविज़न सेवा की शुरुआत 1959 में की गई थी। भारत में डायरेक्ट टू होम सेवा की शुरुआत 2004 में की गई थी। भारत में डायरेक्ट टू होम सेवा की शुरुआत 2004 में की गई थी। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी MNP सेवा की शुरुआत की गई थी 2011 में। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी यानी MNP सेवा की शुरुआत की गई थी 2011 में की गई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ तक रहा दोस्तों लास्ट, यानी इसको पढ़ लिया तो पूर्ण विज्ञान आप पढ़ लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।